टी से 2t एफ एक्स डी एक्स प्लस 2t से 3t एफ एक्स डी एक्स और फाइनली n-1 t से nt तक आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आने वाला वैल्यू आपका t से 2t करके जा रहा है, तो आप यहाँ पे समथिंग x प्लस टी के फॉर्म में ले लो, तो आपको 0 से t मिल जाएगा। अगर x को मैं रिप्लेस कर दूं समथिंग t x को रिप्लेस कर दूं x माइनस ऑफ t से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि dx दोनों का सेम ही रहेगा और ये t, हाँ t मतलब कैपिटल T कांस्टेंट, यानी शिफ्टिंग कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो आप जब शिफ्टिंग करोगे तो ये जो t हो जाएगा ये अभी 0 दे देगा और यहाँ पे ये t दे देगा, फिर आप t-2 कर दो, t-3, इस तरह से। तो जितने भी ये फंक्शन है, क्योंकि ये पीरियडिक है तो इसको मैं सबको शिफ्ट कर रहा हूँ और किसके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 से t के बीच में। तो मुझे क्या मिलेगा, हर एक वैल्यू, ये भी 0 से t, ये भी 0 से t, ये भी 0 से t और ये भी 0 से t। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिक है। तो यहाँ से मुझे n टाइम्स ऑफ क्या मिल जाएगा, 0 से t एफ एक्स डी एक्स। और इसी चीज को अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें, तो मान लो कि अगर हमारे पास एक मॉडुलस ऑफ साइन एक्स वाला फंक्शन दे रखा है, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अगर हम ले लेते हैं, मान लो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो इस तरह का कुछ फंक्शन जाएगा हमारा। जीरो है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, तुम देखो, अगर 0 से पाई तक का अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये सभी एक जैसे हैं। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो मैं एक का एरिया कैलकुलेट कर लूँ और उसको 6, 7 जितना जहाँ तक का निकालना है वहाँ तक हमें मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आने वाला एरिया है इसका 1, 2, 3, 4, 5 ये है, तो ये 5 मल्टीप्लाई और ये इसको कंसिडर कर लें तो 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। तो यही है आपका 0 से अगर आप 6 पाई तक का जा रहे हो, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लेना है और साइन एक्स यहाँ पे कहाँ पे है आपका, अबव एक्स एक्सिस है। तो 6 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हाँ बेटे, समझ में आई ये बात आपको? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या है ना कि एक तो ये चीज हो गया ना कि आपका अगर डायरेक्टली, अब क्या है कि दिमाग में ये बात आती है कि ये तो 0 से लेकर एंटी तक का ले लिया हमने। अब अगर 0 से एंटी तक का नहीं लिया होता, कहीं दूसरी जगह से लिया होता या आपका फंक्शन शिफ्ट हो चुका होता, यहाँ से आगे बढ़ चुका होता, तो क्या करते हो? ठीक है, तो आप ये देखो, इस एरिया की जब मैं बात करता हूँ ना, तो इस एरिया को, इस पूरे ही एरिया को आप चाहे यहाँ पे रखो या शिफ्ट करके थोड़ा सा π/2 आगे कर दो या शिफ्ट करके π/3 आगे कर दो, जो मर्जी वो आगे कर लो, एरिया थोड़ी बदल जाएगा, है ना? आप बताओ कि अगर मैं इसको शिफ्ट करके थोड़ा यहाँ पे ले आऊंगा तो क्या जो हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का या आप समथिंग इस तरह से मान के चलो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेमी सर्कल ही है ये हमारा,
मगर इसका जो भी एरिया है ना, जनरली 1 आता है। तो अब जैसे ये है, अब इस सर्कल को मैं इस जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका एरिया चेंज हो जाएगा। शिफ्टिंग करने से कोऑर्डिनेट बदलते हैं, एरिया और फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। तो इसका एरिया भी सेम ही रहेगा अगर आप यहाँ से इसको कितना भी शिफ्ट कर दें आगे। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसी के ऊपर है कि अगर मान लो कि आपके पास ए से ए प्लस एन टी दे दिया, एफ एक्स और डी एक्स दे दिया, तो क्या करोगे? अभी भी शिफ्टिंग करने से इसके एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये n टाइम्स ऑफ 0 से t एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। चेक करने के लिए आप इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। आप a से पहले 0 ले जाते, 0 से एफ एक्स और डी एक्स ले जाते, उसके बाद आपका सेकंड 0 से एन टी होता, एफ एक्स और डी एक्स लेते, और नेक्स्ट आपका एन टी से ए प्लस एन टी तक का जाके एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप रिवर्स वे में ऐसे भी देख सकते हो कि अभी वैसे मुझे ए से ए प्लस एन टी तक का जाना है, सही है ना? तो यहाँ तक का जाना है, तो मैं क्या किया, मैंने इसमें एक 0 से ए ऐड कर दिया ये। तो अगर मैं इस तरफ आया हूँ, इधर आया हूँ, और मुझे क्योंकि 0 से, अब देखो 0 से एन टी तक का चाहिए, और आप 0 से एन टी तक का ले लो, एरिया थोड़ी चेंज हो जा रहा है ना? तो 0 से एन टी तक का मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ जो पहले वाला प्रॉपर्टी का यूज करके। मगर क्या है कि ये हर एक इधर शिफ्ट हो चुका है, 1 यूनिट ये भी शिफ्ट हुआ, ये 1 यूनिट ये भी शिफ्ट हुआ। तो अगर आपने इसमें जो आपका वैल्यू आ रहा है ये 0 से एन टी तक का ही है आपका, इनडायरेक्टली, या आपका एन टाइम्स ऑफ एक मल्टीपल है आपका 0 से टी एफ एक्स डी एक्स तक का है। अब इसमें मैंने दो टर्म ऐड कर दिए। जब मैंने ए से लिया तो आप इसे ए से भी पहले से ले सकते हो, उस ऐसे लेने से चेंज नहीं होता वैल्यू। ठीक है, बस क्या हो जाएगा वो बता रहा हूँ मैं आपको कि एक आपने ये वैल्यू लिया, अब फिर यहाँ से देखो एन टी से लेके क्या ले लिया, ए एन टी तक का ले रखा है, सही है? अब इसमें आप जो वैल्यू है उसको आप शिफ्ट कर दोगे। मान लो आप ऐसे ले लो, x इक्वल टू वाई प्लस एन टी, इस तरह से, है ना? इस वाले की बात कर रहे हो, x इक्वल टू वाई प्लस एन टी। तो अगर मैंने x की जगह पे एन टी पुट किया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x की जगह a प्लस एन टी पुट किया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपका 0 टू a। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे एफ वाई डी वाई। क्या कहते हो, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब ये जो आपके पास वैल्यू आया है, वेरिएबल चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसको एफ एक्स और डी एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो आपका इंडिपेंडेंट है किससे, वेरिएबल से। तो y को t से रिप्लेस करो, y को u से रिप्लेस करो, y को x से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो वैल्यू था वो 0 से a dy था, इसमें मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को, तो ये माइनस ऑफ समथिंग हो गया।
अब जो ये माइनस ऑफ समथिंग हुआ है तो ये पहले वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, यही वैल्यू मिल जाएगा 0 से n पाई एफ एक्स डी एक्स। तो उसी चीज़ को मैंने आपको इनडायरेक्टली ये बोला था कि आप इसको शिफ्ट अगर कर दोगे तो इसका एरिया चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो शिफ्टिंग से एरिया चेंज नहीं होता। तो दूसरा हमने प्रॉपर्टी देख लिया। थर्ड इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि मान लो कि अगर m टाइम्स ऑफ t और n टाइम्स ऑफ t है, एफ एक्स है डी एक्स है, सही है। तो आप इसको n माइनस ऑफ m टाइम्स ऑफ 0 टू t एफ एक्स लिख सकते हो। मतलब आपने 3 पाई से, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको 3 पाई से 6 पाई के बीच में एरिया चाहिए, तो यार पहले आप यहाँ 0 से यहाँ तक का एरिया निकाल लो, उसमें से ये माइनस कर दो, है कि नहीं। 0 से 6 पाई, 3 पाई से 6 पाई तक का एरिया चाहिए, तो आप 0 से यहाँ तक का निकाल लो और यहाँ से यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, 6 पाई और 3 पाई को सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हो। जो एक का आएगा एरिया वो तो आएगा ही आएगा भाई। इसका एरिया मान लो ए आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हो गया वो 3 पाई ए हो गया, और टोटल एरिया 6 पाई ए हो गया। तो आपको नेट एरिया निकालने के लिए सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपने 6 पाई ए में से 3 पाई ए सब्सट्रैक्ट कर दिया अल्टीमेटली, यानी 6 पाई माइनस 3 ए कर रहे हो। ए तो कांस्टेंट ही है सब में, तो इसीलिए आप m-m डायरेक्टली कर रहे हो, n-m कर रहे हो डायरेक्टली, और ये 0 से t एफ एक्स आ जाएगा। सेम इसका भी वैसा ही प्रूव है। आप 0 से एम टी जाओ, एम टी के फिर आगे जाओ, तो एम टी निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये तीन प्रॉपर्टी के ऊपर हमें काम करना है। एक तो आपका एम टी से एन टी के बीच में डायरेक्टली दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। अगर आपने ग्राफ को शिफ्ट कर रखा है, सही है, तो उस केस में आपको वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। आप देखोगे कि इस वाले केस में ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। तो 0 से 16 पाई बाई 3 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स से डी एक्स, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो साइन एक्स के बारे में हम जानते हैं कि भाई ये मल्टीपल है पाई का, तो इससे मैं जब पाई डिवाइड करता हूँ तो 3 5 जब 15 आ जाएगा। इसे मैं 5 पाई प्लस 5/3 लिख सकता हूँ। तो ये साइन एक्स आपका पाई का मल्टीपल है, इसका मतलब 5 पाई तक का तो डायरेक्टली गया है। 1 2 3 4 5, ये 5 पाई आ गया। अब 5 पाई के आगे जो ये गया है तो अभी पाई तक का नहीं गया, कहीं बीच में ये अटक गया, यहाँ पे जाके आ गया। तो इस वाले टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0 से 5 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 5 पाई से 5 पाई प्लस पाई/3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब 0 से 5 पाई को तो सिंपल सी बात है, आप कॉमन ले सकते हो भाई। तो 5 आपने कॉमन ले लिया, और इस वाले टर्म में इस 5 पाई का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये 0 से 3 पाई/3 हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 5 आ गया। अब साइन एक्स का, अब 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव ही होता है, तो मॉडुलस का कोई मतलब नहीं बनता। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस ऑफ कॉस एक्स, और माइनस ऑफ कॉस एक्स 0 से पाई। सिमिलरली ये माइनस ऑफ कॉस एक्स और 0 से पाई/3। तो माइनस आपने कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, ये -1 हो जाएगा। आप माइनस कॉमन ले लो, पाई/3 करोगे तो कॉस पाई/3 आपका 1/2 हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ से आपको -2 मिला, और ये तो tan हो जाएगा, और यहाँ से आपको -1/2 मिलेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 हो जाएगा, 21/2, ठीक है।
तो आपको जो इंटीग्रेट करना है वो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इंटीग्रेट करना है, मीन्स आपको एक पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा और उसको सॉल्व करना है। जीरो से 100 समथिंग, और x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ये दिया, dx दिया। मैं जानता हूँ कि ये क्या है, आपका फ्रैक्शन पार्ट है ना, और फ्रैक्शन पार्ट की जो पीरियोडिसिटी होती है वो 1 होती है। इसका मतलब मैं इसे डायरेक्टली 100 टाइम्स ऑफ 0 to 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और dx लिख सकता हूँ। 0 to 1, तो और इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इसका एरिया होता है। इसे डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई 1/2 लिखा जा सकता है, जो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि इंटीग्रल ऑफ 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और dx डिवाइडेड बाय 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और dx, है ना। तो आप देखो जहां पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिला है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी लिख सकते हो। एक तो दोनों को मैं सेपरेटली सॉल्व कर सकता हूँ और मैं एक साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ। इस टर्म को आप 0 to n x और dx माइनस 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और dx देगा तो नंबर ही, और 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और dx ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आने वाला टर्म, यहाँ आने वाला टर्म सेम है, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये x की पावर n+1, सॉरी x²/2 होता तो x²/2 में आपको वैल्यू पुट कर देना है 0 से। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और इतने बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 से n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx हो गया। तो इस वाले पोर्शन को मैं n²/2 लिख सकता हूँ। n कॉमन हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 1/2 देगा ये, -1। ठीक है। n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n बचेगा n-100। क्लियर है बेटे। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, -π/4 से अगर पाई पर n पाई -π/4। अभी आप ये देखो, ये सब एक ही पैटर्न है बस। और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स दिया है। तो मैं ये जानता हूँ कि 1/√2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ, तो ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2 और प्लस कॉस एक्स प्लस डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। और इस वाले टर्म को हम साइन ऑफ x प्लस π/4 लिखते हैं। ये x प्लस π/4 है, और आप इसको शिफ्ट कर दोगे π/4 तो ये 0 पे पहुंच जाएगा, है ना। तो यही -π/4 से आपका स्टार्ट हो रखा है। अल्टीमेटली इसी टर्म को, यहाँ पे आने वाला जो टर्म है साइन x प्लस π/4 है, ये वाला वैल्यू हो गया, और आपका √2 है। -π/4 से n पाई -π/4 है, आप इसको शिफ्ट कर लो, x प्लस π/4 की जगह t ले लो, आपको 0 से वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप √2 टाइम्स ऑफ 0 से n पाई और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बना सकते हो जैसे पहले था। आपने x प्लस π/4 की जगह पे t लिया, अगर आपने π/4 यहाँ पुट किया तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर आपने ये वाला वैल्यू पुट किया तो ये n पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका t हो जाएगा। फाइनली वही √2 इंटू आपका जो पाई है n है सामने आ जाएगा,
और इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई। इसको जब हम सॉल्व करते तो माइनस ऑफ कॉस आता है, और माइनस ऑफ कॉस एक्स और 0 से पाई का वैल्यू, तो माइनस ऑफ ये आपको ओवरऑल वैल्यू कितना दे देगा, 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो 2√2 इंटू एन। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन इसमें आपका फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड पूछा जाता है कि आपका जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और यही क्वेश्चन सर इसकी पीरियोडिसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन आपका दिया जाता है फंक्शन में, जहाँ पे पीरियोडिसिटी पढ़ा जाता है। एक्स प्लस, यहाँ से आपसे पूछा एक्स प्लस 8 एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करके बताओगे कितना होगा। सॉरी, प्रूव डेट एक्स से एक्स प्लस 8 एफ एक्स डी एक्स इक्वल इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ पे जो x है, x का कोई मतलब, हाँ वो x का मतलब तब नहीं होगा जब ये पीरियोडिसिटी हो जाए। तो अपने को ये चेक करना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। तो आप x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो। अगर आपने x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 6 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 8 हो जाएगा। आप इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आप ये देखो क्या क्या इस टर्म में आपका एफ एक्स आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इसमें से ये टर्म और ये तीन टर्म दोनों तरफ कॉमन हो गए, तो ये डायरेक्टली आपको अगर ऐड कर दोगे तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8 दे देगा। इसका मतलब इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी 8 है। अभी 8 है तो अभी हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्स जो भी हो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, और इसको आप 0 से 8 एफ टी डी टी ले सकते हो। अब भाई 0 से ये एफ टी डी टी जो भी वैल्यू देगा तो कांस्टेंट ही है ना। तो इस फंक्शन का वैल्यू फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट मिल जाएगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। इसी में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 से 100 पाई है, और रूट ओवर आपका 1 माइनस कॉस 2x है। तो 0 टू 100 पाई, इस वाले टर्म को आप √2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लिख सकते हो, और आगे आप जानते हो क्या करना है। क्लियर है बेटे? हाँ सर। हाँ सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो कितना होगा, 0 टू 10 ई दिया है 2x माइनस 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और डिफरेंशिएशन में आपका d ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है।
हुआ बेटे? आपको भेजा है चैट में। 0 से 10 है, ए की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट है, और डी ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है। क्योंकि आपका वैल्यू फ्रैक्शन पार्ट में है, इस समय 10 ऑफ 0 to 1 2 टाइम, सॉरी, ए की पावर 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और वैसे भी इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि आपका फ्रैक्शन पार्ट के फॉर्म में ही इसका इंटीग्रेशन होगा, ये 10 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह टी लोगे तो ये आपका ये भी टी हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2t टाइप का dt हो जाएगा, और ये 0 से 1 हो जाएगा। तो क्या आपने फ्रैक्शन पार्ट में 0 पुट किया, 0 ही आएगा, 1 पुट करोगे ऑलमोस्ट वो भी 0 ही आता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ 0 ही आता है। तो आप इसको डायरेक्टली वैसे नहीं निकाल सकते, आप इसको एरिया ले लो। अरे भाई, अगर आपने x की जगह यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, और आपका x स्टार्ट हो रहा है 0 से और 1 तक का जा रहा है, और इस तरह से जाएगा 0 पे 0 और 1 पे फिर से 0, इसके बीच में एक वैल्यू है जहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, इस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इसको अगर मैं t लेता हूँ तो 0 से 1 e 2t dt हो जाएगा। हाँ, मगर वो तो 0 होगा, तो इसके इंटरमीडिएट कोई वैल्यू आएगा जहाँ पे ये सिमेट्रिक है? क्या लग रहा है तुम्हें, कहीं पे सिमेट्रिक लग रहा है ये? सर हम 0 से 1 में पीरियोडिसिटी तो इसकी 1 है, इसलिए हमने 0 से 1 ले लिया फ्रैक्शन पार्ट के, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ही डिसाइड करेगा सब। सर फ्रैक्शन पार्ट को सर टी लेके करे, बाद में से वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, वो तो मान लो मैंने फ्रैक्शन पार्ट को टी ले लिया, अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट के फॉर्म में ही दिया, तो इसको मैं dt कर दूंगा, e2t कर दूंगा। या तो हम ऐसे कर लें, इसको हम या तो इस तरह से लिख लें कि e2t डिवाइडेड बाय 2 और 0 से 1 कर लें। अब e की पावर यहाँ पे 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, बाय 2 माइनस, अरे हाँ यार, ये ओवरऑल पूरे फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू है, ये मैं x का वैल्यू नहीं है, ये पूरे किसका वैल्यू है, फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे dx की जगह भी x थोड़ी आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ रहा है, और अगर 1 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0/2 हो जाएगा, यानी कि e²/2 माइनस ऑफ 1, और जो भी वैल्यू है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, e²/2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, क्या मिस्टेक करने वाले थे हम, यहाँ पे ये डिफरेंस आपका दिया डी ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दिया है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है वो इससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, तो अभी वेरिएबल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू था, तो इसलिए हमने 10 सामने लेके 0 से 1 कर लिया।
क्लियर है? हाँ हाँ सर। चलिए ठीक है, तो ये हमारा, ये तो हो गया आपका पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करने का तरीका। एक नेक्स्ट रूल है, ये सब कंपटीशन के लिए आपके, LEIBNITZ लिबनिथ रूल। ठीक है, लिबनिथ रूल आपको प्रोवाइड करता है ऐसा टूल जिससे आप इंटीग्रेशन वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई कंटिन्यूस, जितना भी कुछ हम कर रहे हैं ना सब कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कर रहे हैं, कि मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एफ एक्स से जी एक्स तक का इंटीग्रेट किया गया है, या आपका जो फंक्शन है ये जो इंटीग्रेट हो रहा है वो जी एक्स से एच एक्स तक का इंटीग्रेट हो रहा है, और मेरा जो फंक्शन है इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं। अभी वेरिएबल हो रहा है, इंटीग्रेट जो हो रहा है वो वेरिएबल में हो रहा है, तो जी एक्स से एच एक्स तक का इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन एफ एक्स है। तो एफ एक्स से डी एक्स हो गया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें। अब जब मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन फंक्शन में x जो है वो एच एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन फंक्शन का x लोअर लिमिट से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने, फिर से एक बार सुन लो। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है तो सबसे पहले ये अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर यहाँ आने वाला x इससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, फिर आपका x इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये जनरली यूज किया जाता है जब आप लिमिट पढ़ रहे होते हो और डी आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होता है। जैसे मान लो आपको 0 से x दिया और साइन स्क्वायर x दिया और आपसे कहा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आप x का, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 और x को डायरेक्टली रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो x दोनों जगह x है तो यही रहेगा, यहाँ पे 0 है तो अगर 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर। वाई मान लो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब दिया है और 1/log ऑफ टी डी टी दिया है, समथिंग इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो टी है, टी का वैल्यूज ये आ रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, टी नहीं। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करूंगा, तो क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है वो इसका फंक्शन होता है, फाइनली इसके टर्म में आपका पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा कि यही वेरिएबल है। तो आपका इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 3x² हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो फंक्शन है t जो है वो आपका एक्स क्यूब से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ऑफ x² का डिफरेंशिएशन और 1/log ऑफ x², ये हो जाएगा। तो 3x² डिवाइडेड बाई 3 log ऑफ x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ x, फाइनली 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा क्या, एक्स बाई है, अरे नहीं होगा यार, x² भी तो आप, सर स्क्वायर होगा ना। स्क्वायर वाला टर्म तो है हमारे पास। 3x² डिवाइडेड बाई 3 log ऑफ x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x, तो ये आपका x² बाई log ऑफ x होगा और x बाई log ऑफ x होगा। उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका x² माइनस एक्स और log ऑफ x वाला टर्म हो गया। मान लीजिए आपके पास साइन एक्स दिया है, 1 दिया, t² दिया, एफ टी डी टी दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, सही है।
या एक काम करते हैं, इस एफ टी का कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो आपको एफ ऑफ रूट थ्री निकालना है और इतना वैल्यू जो है वो वन माइनस साइन एक्स की जगह के इक्वल दिया है। क्या दे दिया? ये जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल है और आपको एफ ऑफ समथिंग का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे फाइनली, क्योंकि एफ टी के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो जीरो आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और टी इज रिप्लेस बाई कॉस एक्स। तो टी अगर कॉस से रिप्लेस होगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये एफ ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो और साइन का कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, वन आ जाएगा। यहाँ से एफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, है ना। तो अगर कॉस एक्स का वैल्यू वन बाई रूट थ्री आपने पुट किया है, या आप एक्स ले सकते हो इसकी जगह, तो ये वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस थ्री हो जाएगा। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? मतलब एक बेसिक सा रूल है, उस रूल का ही आपको यूज करना है। जनरली मैंने ये कहा कि इसका यूज होता है आपका जब आप लिमिट पढ़ रहे होते हो। अब उस टाइम पे लिमिट में ये चीजें नहीं बताई जा सकती थी। तो जीरो से एक्स आपके पास दिया है, ई एक्स स्क्वायर दिया है, डी एक्स दिया है, ओवरऑल इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर है। और दूसरा है आपका जीरो से एक्स ई की पावर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करते हो तो ये जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा और ई की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, आया ना। आप यहाँ पे इन्फिनिटी, हाँ सर। जीरो से इन्फिनिटी तक का एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एक्स ए की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया वन, इसमें एक्स पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और जीरो, यहाँ तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन और ई टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब ई, यहाँ पे ई टू एक्स स्क्वायर है, टू टाइम हो गया और आपका इंटीग्रल है ई एक्स स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर में क्या है? ई एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी है। तो इस वाले टर्म से इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। इंटीग्रल ऑफ जीरो से एक्स आया है, ई एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है, और डिफरेंशिएशन का वैल्यू इससे सेपरेट है जो मल्टीप्लाई में। तो ई एक्स स्क्वायर को आप इससे कैंसिल आउट करते टू एक्स स्क्वायर से, तो आपको ई एक्स मिल जाता है। तो टू टाइम्स ऑफ जीरो से एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो भाई, तो यहाँ पे टू टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे वन आ जाएगा और ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसको यहाँ पे आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये टू टाइम्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर और टू एक्स हो जाएगा। तो आपका ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये वन बाई टू एक्स हो गया। और वन बाई टू एक्स में एक्स टेंड टू इन्फिनिटी अगर आप पुट भी करते हो तो क्या हो जाएगा? फाइनली जीरो मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लिबनिथ रूल का यूज करते हो।
समझ में आ गया बेटे? चलो एक क्वेश्चन करके मुझे दिखाओ तो। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x cos ऑफ t स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dt। ऐसे दे रखा है। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसा कुछ करना ही नहीं अपने को। देखो यहाँ पे x है, अगर आपने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये 0 से 0 तक का इंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर इसमें वित्त ही नहीं होगा भाई, आपने इंटीग्रेट किया है a से b तक का या 0 से x तक, और ये x यहीं पे आ जाएगा, तो बस आपको एक लाइन मिलेगी और लाइन का टोटल एरिया 0 होगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। x का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का वैल्यू t से रिप्लेस, यहाँ x, यहाँ पे t को x से रिप्लेस कर दोगे। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन और लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। x का डिफरेंशिएशन, तो ये cos x स्क्वायर आ गया माइनस ऑफ 0/1 हो गया। लिमिट x टेंड टू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटे? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो अभी मुझे आप ये बताओ कि अगर आपके पास जो f(x) है वो e की पावर gx के इक्वल है, और जो gx है वो 2 से x जा रहा है, t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t की पावर 4, then find the value of f dash of 2। f dash of 2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है।
हाँ बेटा, पहले वाले का सही है कुंडेस। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर जी एक्स दिया है, एफ डैश ऑफ टू आपसे पूछा गया है। सर आपको भेजा है। 2/7। चलो देखते हैं। अगर आपको एफ डैश निकालना है तो सबसे पहले तो आप इसको एफ डैश करोगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर जी एक्स और जी डैश ऑफ एक्स मिलेगा आपको। अब आपको यहाँ पे टू पुट करना है एक्स की जगह पे। ये ई की पावर जी ऑफ टू है और जी डैश ऑफ टू है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली टू पुट किया तो ये टू हो जाएगा, और टू से टू का अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू जी ऑफ टू का वैल्यू जीरो हो गया, यानी ई की पावर जीरो तो वन हो गया। तो अभी आपको जी डैश एक्स कैलकुलेट करना है कि जी डैश एक्स कितना आता है। जी डैश ऑफ सॉरी टू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि जी डैश एक्स इक्वल टू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और इसमें आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स की पावर फोर, यानी t इज रिप्लेस बाय x। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे t आ रहा है वो आपका x से रिप्लेस हो जाएगा। अब लोअर लिमिट एक नंबर है, तो 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब इसमें आपको 2 पुट कर देना है भाई। 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। तो जी डैश ये वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे एफ डैश टू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2/17। इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ x टेंड टू 4, 4 से x, 4t माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 4 dt। इसे ट्राई करो तो। फोर टू एक्स, 4t माइनस एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। हाँ।
सर हाँ बेटा, सर इसके आगे वाला सम फिर से समझाओ ना। इससे आगे वाला, हाँ तब तक का जिसने नहीं किया वो इसको करो, मैं इससे आगे वाला समझा दूँ आपको। पहली बात तो पहले ये बताओ कि डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया इंटीग्रल का? सर वही नहीं है, वही वो प्रॉब्लम। नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, फिर तो हमारी प्रॉब्लम शुरू से ही है लिखने थ्रू से। आपको दो चीज याद रखना है बेटा, आप जैसे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे मल्टीप्लाई एक्स को, यहाँ पे जो भी आ रहा है एक्स आई टी आई यू आई वी आई, उसे अपर लिमिट से डायरेक्टली रिप्लेस कर दोगे और कुछ नहीं करना है फंक्शन में। हाँ माइनस लोअर लिमिट जो भी आ रही है उसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे जो भी एक्स आ रहा है उसकी जगह डायरेक्टली आप जी एक्स पुट कर दो, अंदर वाले फंक्शन को हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इस हाँ सर। प्रोसेस में डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, अगर गलती से यहाँ हाँ पे सर। यहाँ किसी वैल्यू पे कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली जीरो हो गया, हाँ जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे टर्म से। तो वही हमने देखा हाँ सर। कि यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दिया है, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। इस डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो t था, t की जगह पे मैंने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया एक्स क्यूब को, माइनस इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, और t इज रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ इस तरह से किया है। फिर आप देखो यहाँ पे वन आया था, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो मैंने डायरेक्टली जीरो लिख दिया, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और t को रिप्लेस कर दिया साइन एक्स से। और मैंने गलत किया हाँ है? सर। इसमें रॉन्ग हुआ है यार इस क्वेश्चन में। चलो पहले एक बार साइड में करते हैं। टी का डिफरेंशिएशन इसका जीरो हो गया, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो ये कॉस एक्स आएगा, और साइन एक्स डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ साइन एक्स आना चाहिए था, और यहाँ पे वन का जीरो और साइन का कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाता, एफ ऑफ साइन एक्स होता, और एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर एक्स होता। अब इसका वैल्यू वन बाई रूट थ्री है। देखो आंसर तो सही आ रहा है मगर हमारा मेथड गलत है, यहाँ पे कॉस नहीं आएगा, अंदर साइन आता है ना। मतलब आपने वन का डिफरेंशिएशन जीरो किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, और फिर टी इज रिप्लेस बाय लोअर लिमिट, तो टी अगर रिप्लेस बाय लोअर लिमिट करोगे तो आपका तो यहाँ पे साइन आएगा, कॉस कैसे आ जाएगा? ठीक है, हाँ हाँ सब में वही कर रहे हैं सब में। अभी क्लियर हो गया, अब करो तो। एक्चुअली क्या है ना, आप इस पूरे फंक्शन को एक साथ देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टी है वेरिएबल, हाँ सर। तो टी वेरिएबल है तो x माइनस फोर इसके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा क्या? हाँ अगर ये इसकी तरह ट्रीट करेगा तो आपका जो इंटीग्रल के अंदर आने वाला टर्म है वो ये है, और इसके बाहर है x माइनस फोर, और आपको लिमिट लेनी है यहाँ पे। तो अभी आप देख लो, फोर पुट करोगे जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो आपको बस अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो x का डिफ्रेंशिएशन करने पे वन आ गया, और t इज रिप्लेस बाई x, तो t को अगर x से रिप्लेस करोगे तो फोर एक्स माइनस एफ ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फोर का डिफ्रेंशिएशन हो गया जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन माइनस ऑफ जीरो ऐसा हो जाएगा।
और लिमिट ऑफ एक्सटेंड टू आपको 4 पुट करना है। तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 16 माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। तो मेरा फाइनल, और क्या करना है मुझे, कुछ और भी करना है? इंट्रीगेट, खाली लिमिट नहीं सर। एक्सटेंड टू 4 पुट करना था, तो यहाँ पे भी 4 पुट करेंगे ना। 16 माइनस एफ ऑफ 4, 16 माइनस एफ ऑफ 4 इज द आंसर। अच्छा, एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो 16 माइनस एफ ऑफ 4 ऐसा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है किस तरह से कर रहे हैं हम? बस आपको डिफरेंशिएशन सीखना है भाई, जैसे आपने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल सीखा था वैसे ही यहाँ पे ये रूल है। आया क्या, आप लोगों को समझ में आया थोड़ा? हाँ सर। हाँ सर। चलो, 5/3 से x जा रहा है, √3 माइनस साइन स्क्वायर टी है, डी टी है, प्लस इंटीग्रल 0 टू y कॉस ऑफ टी डी टी है। ये 0 है, तो आपसे कह रखा है dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये बताओ। हो गया क्या बेटे? हाँ सर।
डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो अगर मैं इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx, तो 1 हो गया। और रिप्लेस कर देना है t को x से, तो यहाँ पे आपका t x से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा। ये तो क्योंकि आपका कांस्टेंट है तो 0 देगा भाई, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx, और t इज रिप्लेस बाय y, तो cos ऑफ y इक्वल टू 0। अब देख लो भाई dy बाय dx क्या होगा, माइनस ऑफ रूट ओवर 3 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos ऑफ y, है ना? यही आया। हाँ सर। ठीक है, तो आपको क्या पीरियोडिक फंक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गए? हाँ सर। चलिए, इसमें ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको आप ट्राई करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एट x इक्वल टू टी, सॉरी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का पे टेंजेंट निकालना है। सर नहीं आ रहा है। अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, बेसिक जो इक्वेशन होती है। मान लो y है तो क्या होता है, y
mx+c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस ऐसा। तो आप क्या करोगे सबसे पहले, y इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करने के बाद में m मिल जाएगा। हाँ m मिल जाएगा। x यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 पुट करो तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अरे यार यहाँ भी 1 है, हाँ सर। 1 से 1 इंटरचेंज करोगे तो 0 नहीं आ जाएगा। सेम सेम लिमिट होने पे 0 आ जाता है, तो एक पॉइंट मिल गया आपको। और दूसरा dy बाई डी एक्स करके स्लोप निकाल सकते हो। तो एक्स क्यूब का 3x² डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब पुट करोगे तो x की पावर 6 माइनस ऑफ 2x और 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4। इसमें x की जगह 1 पुट कर देना आपको। तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 2 बाय रूट 2। ये स्लोप हो गया आपका, तो 3 माइनस 2 बाय रूट 2। तो y इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एक्स प्लस सी। अब c निकालना था तो ये वैल्यू पुट कर देंगे कि y की जगह 0 है, 1 बाय रूट 2 है, x की जगह 1 है और प्लस c है। तो c इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2 आ गया। तो c इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 ये आ जाएगा, है ना। ये आंसर होगा। क्लियर है। हाँ सर। तो बेटा वही है, सिंपल चीजें है, मगर क्या है उसको घुमा के पूछ देता है वो, और क्या। ठीक है, तो हमारी ये हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी क्या है कि थोड़ा हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है ताकि अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस बने। सही है ना, मतलब अभी क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करना बाकी है अपना। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको बेसिक से कराता हूँ। एक और टॉपिक है, वो टॉपिक मैं थोड़ा कर लूँगा आज क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा उस टॉपिक को लेने का। कुछ मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस मार्क किए थे इससे रिलेटेड। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस x प्लस 1 dx। तो क्या सोचते हो, आपको क्या करना चाहिए। जीरो से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस x प्लस 1। एरिया एनक्लोज करेगा वो देख लेंगे। एरिया में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं हम ना, क्वाड्रेटिक नहीं ले रहे हैं। हाँ 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 सर। लेंगे तो एरिया ही है। मगर क्या है कि इस क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्टली एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। x² माइनस एक्स प्लस 1 जो फंक्शन है ये 0 से 2 जा रहा है, तो 0 पुट करने पे आपको 1 मिलेगा। x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 है। और x इक्वल टू अगर 2 पुट करूंगा तो 4 माइनस ऑफ 2 प्लस 1 यानी 5 में से 2 चले गया, 3 आ गया। x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 3 है, कहीं पे 3 वैल्यू है। x इक्वल टू अगर मैं इसमें आपका 1 पुट करूं
तो 1 हो जाएगा 1 पे, है ना, 1 पे भी 1 होगा। और दूसरी बात, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अपवर्ड भी होगा, तो अपवर्ड होगा तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा होगा, आया ना ऐसे। हाँ सर। अब इस फंक्शन में आपका जो वैल्यू है ये हो गया, ऐसा जाएगा और इस तरह से आपका वैल्यू जाएगा। तो है क्या कि ये जो फंक्शन है, अब भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो बस इससे मतलब है कि भाई मेरा वैल्यू इंटीग्रल के बीच में आए, इसके अलावा तो किसी से मतलब ही नहीं है। अब ये जो मेरा फंक्शन है वो 3 तरह की वैल्यू ले रहा है, एक तो मेरा 0 से 1 के बीच में ले रहा है, एक 1 से 2 ले रहा है, एक दूसरा 2 से 3 ले रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा फंक्शन 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेगा, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू कब ले रहा है, जब ये 0 से यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उसके बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका वैल्यू ये 2 हो जाएगा, एक ये पॉइंट आएगा और उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 3 होगा। तो मैं इसको 3 पार्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, एक 0 से 1, एक 1 से समथिंग x जो भी आ रहा है, और फिर x से आपका 2 तक का चले जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे ये समझ में आता है भाई 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो तो 0 ही होने वाला है, तो यहाँ पे तो हाँ इंटीग्रेट करके कोई मतलब नहीं होता है, 0 dx करोगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा फंक्शन का उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इस जगह पे यहाँ से इस फंक्शन के लिए इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। तो अब 1 इंटू एक्स, अब मुझे x कैलकुलेट करना है कि x का वैल्यू कितना है। तो x की जगह पे आपका जो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसका वैल्यू कितना है, ये 2 है। तो ये वैल्यू 2 कब होता है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस एक्स हुआ माइनस 1 हुआ इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -1, तो -1 ये +1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 1 के बाद हाँ आने सर। वाला जो नंबर है वो तो पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, डेसिमल में आ जाता है ना। 1 माइनस रूट 5 करते तो निगेटिव में आ जाता, इधर आ जाता, इधर तो लेना ही नहीं। तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका √5 + 1/2। अब आपको बेसिक एरिया लेना है, और एरिया भी किस चीज़ का, इस रेक्टेंगल का, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो लेंथ आपको पता है इसका, और हाइट इसका पता है कि ये 1 है, यहाँ पे आपका हाइट 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा, इस जगह पे 1 आएगा आपका। इंटीग्रल 1 dx और यहाँ पे 2 dx, और जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू √5 + 1/2 है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो बस, है ना, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सिमिलरली इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रल ऑफ 0 से tan पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx। तो tan इनवर्स का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, जीरो से ये इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से π/2 जाएगा और ये -π/2 हो जाएगा। तो जैसे x का वैल्यू अगर 0 से इंफिनिटी तक जाता है तो ये 0 से पाई जाएगा, और यहाँ पे अपना जो x आ रहा है वो 0 से tan पाई। तो इसको क्या मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। tan इनवर्स देखो π/2 का वैल्यू तो 1.57 है, तो कहीं ना कहीं पे जाके तो 1 दे ही रहा होगा वैल्यू, आया ना भाई। अंदर तो ये हाँ सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो बस हमें क्या इंटीग्रल पॉइंट पे डिवाइड करना है। तो 0 से स्टार्ट हुआ है तो पहला वैल्यू 0 से 1 आना चाहिए, और उसके 1 के बाद आगे जाए
और 1 के बाद में आप ये देखो कि ये इन्फिनिटी तक का चले जाएगा, तभी भी ये आपका 2 नहीं देगा, 1.57 तक का देगा। तो यहाँ पे आप 10 पाई ले लो। तो अगर आपने ये वाला वैल्यू 0 से 1 वाले है ना, तो 0 से 1 के बीच में तो ये 0 ही है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx ये कैलकुलेट करना था। और अगर 1 से समथिंग स्टार्ट होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 नहीं होगा क्या? हाँ या ना? हाँ सर। अब आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है। तो ये आपका x है, अब x में आपने वैल्यू पुट कर दिया, tan पाई और 1। तो यहाँ पे tan पाई माइनस ये 1 हो गया। अरे 1 कहाँ से आया? अच्छा 1 आया, हाँ। अब 1 कब होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा ना, यहाँ से 1 आएगा। आप x आएगा और x में यहाँ पे 1 पुट करोगे। अच्छा इसको इसे भी तो चेंज करना पड़ेगा, जब हमने इसको चेंज किया तो लिमिट नहीं चेंज हो जाएगी हमारी? हाँ तो आपकी जो लिमिट है x dx tan इनवर्स ऑफ x 1 होगा। तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से tan 1। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 1 x, क्योंकि x में वेरी कर रहा है चीज़ें। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ऊपर तो tan पाई है भाई, tan पाई को tan पाई ही रहने दो। तो ये हो गया आपका tan 1 और ये tan पाई। 1 dx करेंगे तो आपको tan पाई माइनस ऑफ tan ऑफ 1 आ जाएगा, है ना? तो अभी भी देख रहे हो कि अभी हम इतना पढ़ लिया, मगर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे लिए जिसमें हमें बहुत सारा सोचना पड़ेगा। मतलब है इजी, मगर थोड़ा ट्रिकी वे में दे रखा है, उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी भी हमारे पास 25% सिलेबस है प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेट में। तो कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन भेजे थे वो कर लिया आप लोगों ने? हाँ ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं और भेज रहा हूँ आज इसी से रिलेटेड, सॉल्यूशन भी होगा साथ में, तो आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, सॉल्व करो खुद से। ठीक है, हाँ सर। चलिए इतना ही करते हैं। किसी का कोई डाउट? नहीं है। किसी और का?